स्वागत करता हूं आपका हमारे जेवीएन सीएमई मेक सिंपल के चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे अपने एवीएफएम यानी एडवांस बिजनेस फाइनेंस मैनेजमेंट के यूनिट 1 को, जो कि बेस्ड है बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी इस पर्टिकुलर लेसन में हम लोग मैनेजमेंट के बेसिक्स को समझेंगे। फ्रेंड्स, आइए जरा देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक है जो कि हमें समझना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। उसके बाद दोस्तों मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है इसे समझेंगे। फिर दोस्तों हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है, और इसके बाद दोस्तों हम लोग मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस को समझेंगे। देन आफ्टर वी विल सी दैट इज मैनेजमेंट थॉट एंड अप्रोचेज। मैनेजमेंट के रिगार्डिंग क्या क्या थॉट्स है और क्या अप्रोच है। फिर हम लोग मैनेजमेंट के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे, और फिर फाइनली हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, और फाइनली उसके बाद हम लोग देखेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस। सो दीज आर द 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर यूनिट। यदि आपको अपने सीआईबी 2023 की प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल, नोट्स, एमसीक्यूज की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारे पेड प्लान का हिस्सा बन सकते हैं। बेसिकली हमने पांचों सब्जेक्ट के लिए पेड प्लान का कोर्स लॉन्च किया है। एवीएम, बीएफएम, बीआरपीएल, एवीएफएम और इलेक्टिव पेपर एचआरएम। आपको इन सभी प्लान में यूनिट वाइज थ्योरी वीडियोस, यूनिट वाइज थ्योरी पीडीएफ, यूनिट वाइज एमसीक्यू वीडियो, यूनिट वाइज एमसीक्यू पीडीएफ मिलेगा। प्लान का कॉस्ट है ₹799 फॉर बोथ पीडीएफ एंड वीडियोस, एंड ₹299 फॉर ओनली पीडीएफ। और 20% ऑफ है यदि आप सभी सब्जेक्ट के कंटेंट को एक साथ परचेज करेंगे। डिटेल जानकारी आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेसन को। सबसे पहले दोस्तों देखिए, जो मैनेजमेंट है वो जरूरी है ताकि अपने लाइफ को, अपने किसी भी टास्क को जो भी हम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, बिजनेस हो, सर्विस हो, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी चीज है, ताकि आप अपने लाइफ को, अपने टास्क को आसान बना सकते हैं। हम इस बात से अवेयर हैं दोस्तों कि हमारा जो मॉडर्न डे बैंकिंग है, ये एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट हो गया है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। हमारा जो प्रेजेंट डे बैंकिंग है, ये हमारे इंडियन फाइनेंशियल, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है। क्यों क्यों सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है? क्योंकि दोस्तों बैंक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, किसी भी देश के दोस्तों, हमारा जो अर्थव्यवस्था का जो विकास है उसमें बैंक का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा इंटायर फाइनेंशियल सेक्टर का जो रोल है वो ऑप्टिमम, ताकि हम ऑप्टिमम एलोकेशन कर सकें, फाइनेंशियल रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकें, तो इस चीज़ को ग्रो कर रहा है, कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। इसीलिए दोस्तों बैंकर को बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है। आप समझ रहे हैं आखिर ये टॉपिक क्यों लाया गया, सब्जेक्ट क्यों लाया गया है? ताकि आप समझ पाए कि मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, और मैनेजर्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। और दोस्तों, हमारा इंटायर फाइनेंशियल सेक्टर का जो रोल है ऑप्टिमम एलोकेशन का और यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स का, ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है कि फाइनेंशियल सेक्टर एलोकेट कर रही है, फाइनेंशियल रिसोर्स को यूटिलाइज कर रही है, तो कैसे यूटिलाइज करें, तो वही चीज़ हम लोग आज देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो भी चीज़ आप सीखेंगे इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? आपका शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म जो चैलेंजेस हैं, ठीक है, जो आप फेस कर रहे हैं डेली बेसिस पे, वो आप उससे वो आप समझ पाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर बनेगा, जो बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर बनेगा, और दोस्तों रेजिलियंट बनेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है फॉर ग्रोथ विद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फॉर ग्रोथ विद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब दोस्तों हम लोग मैनेजमेंट को डिफाइन करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, मैनेजमेंट को बहुत ही तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इसमें आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब पर्सन रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिवली, यानी कोई आदमी जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन को कलेक्टिवली रन कर रहा है, ठीक है। तो अब दोस्तों एक इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। एक्टिविटी और जॉब ऑफ बीइंग इंचार्ज ऑफ अ कंपनी। आप किसी कंपनी के इंचार्ज हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज हैं, आप किसी डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, या आपके पास जो टीम ऑफ एम्प्लॉय है उसके आप इंचार्ज हैं, तो आप क्या क्या एक्टिविटी करेंगे, वही होता है मैनेजमेंट। यानी आप इंचार्ज होते हुए किन किन एक्टिविटीज़ को करेंगे, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के 3 कंपोनेंट्स हैं। मैनेजमेंट का जो 3 कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है? ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, यानी स्किल को आप ऑर्गेनाइज कीजिए। फिर उनका जो आपके मेंबर्स है, जो आपके एम्प्लॉय हैं, उनका स्किल एज एन एंटरप्रेन्योर को आप ऑर्गेनाइज कीजिए, और उनसे बेस्ट लेना, अपने टीम मेंबर से बेस्ट लेना, यही होता है हमारा 3 कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट। आप स्किल को ऑर्गेनाइज करेंगे, आप उनका एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को बढ़ाएंगे, और उनसे बेस्ट लेंगे अपने टीम मेंबर से। सो दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, प्लीज रिमेंबर। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है।
अब दोस्तों ये जो ऑर्गेनाइजिंग स्किल है, जो स्किल फॉर ऑर्गेनाइजिंग है, इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर कुछ ट्रेडिशनल स्किल भी आएगा, इसके अंदर दोस्तों ट्रेडिशनल स्किल आएगा, प्रिंसिपल्स आएंगे, मैनेजमेंट टेक्निक आएगी, जो कि दोस्तों ओवर टाइम इवॉल्व आउट हुआ है, राइट। सो अब दोस्तों मैं आपको एक नाम बताता हूं, हेनरी फेयोल का। हेनरी फेयोल को एक्नॉलेज किया जाता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट मेथड, यानी आपसे सवाल पूछा जाए मॉडर्न मैनेजमेंट मेथड की फाउंडर कौन है, तो आंसर होगा हेनरी फेयोल, ठीक है। तो दोस्तों हेनरी फेयोल का जो थ्योरी है वो, उसमें 6 टाइप ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी है उसमें मैनेजमेंट को भी इंक्लूड किया गया है। तो हेनरी फेयोल ने अपने थ्योरी में जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज के 6 प्रकार होते हैं उसमें मैनेजमेंट को भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट दिया गया है, ठीक है। और ये जो हेनरी फेयोल का एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, ये इस बात को एक्सप्लेन करता है कि मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। उनके कॉन्टेम्पररी, हेनरी फेयोल के कंटेम्पररी हैं फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर ने कैसे इंडस्ट्रियल एफिशिएंसीज को बढ़ाया जाए उसके लिए कुछ मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो इनका जो फेलो ऑफ एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट न्यूयॉर्क, इन्होंने टेलर्स का बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पूछा जाएगा क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बुक किसने लिखा है, तो आप बोलेंगे फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर ने लिखा है, ठीक है। तो ये जो फेलो ऑफ एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट है, इसने इनके बुक को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैनेजमेंट बुक बताया 20th सेंचुरी का। तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि किसने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैनेजमेंट बुक बताया, तो आप जवाब देंगे फेलो ऑफ एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। और ये कहाँ का है, न्यूयॉर्क का है। इसने जो है सबसे इन्फ्लुएंशियल मैनेजमेंट बुक बताया किसे, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को। ये चीज क्लियर रखना है दोस्तों। दूसरा चीज, साइंटिफिक मैनेजमेंट को हम लोग टेलरिज्म भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया, तो फ्रेडरिक टेलर ने दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है दोस्तों, ये एक मैनेजमेंट थ्योरी है जिसको यूज किया जाता है एनालाइज करने के लिए और वर्क फ्लो को सिंथेसाइज करने के लिए, मतलब सिंथेसिस करने के लिए। तो आप क्या करते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को यूज करते हैं वर्क फ्लो को एनालाइज करने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, इकोनॉमिक इफिशियंसीज को बढ़ाएं, ठीक है। अपनी इकोनॉमिक इफिशियंसी को बढ़ाना, अपने लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, उसके लिए आप क्या करते हैं, इस साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं पीटर ड्रकर की। तो दोस्तों पीटर ड्रकर जो बहुत फेमस मैनेजमेंट गुरु हैं, इनके बुक का नाम है मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिसेस। तो पीटर ड्रकर अपने बुक में मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिसेस में इन्होंने कहा कि फ्रेडरिक टेलर पहले मैन थे हिस्ट्री में जिन्होंने सारा वर्क किया सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन का और स्टडी का, और टेलर का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है उसी पे सारा चीज बेस्ड है। तो दोस्तों ये से आपको 3 नाम मैंने बताया हेनरी फेयोल का, याद रखिएगा, उन्हें फाउंडर कहा जाता है मॉडर्न मैनेजमेंट मेथड का। फिर मैंने दूसरा नाम बताया आपको फ्रेडरिक टेलर का, उन्हें कहा जाता है टेलरिज्म के साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल उन्होंने दिया था, उनका बुक का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और तीसरा नाम आपको बताया मैंने पीटर ड्रकर, जिनको मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है, इनका बुक है मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिस। यहाँ से सवाल आ जा सकता है, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म दैट कि आप बताइए ये बुक किसने लिखा है, ये बुक किसने लिखा है, किसे आप कहते हैं मॉडर्न मैनेजमेंट मेथड का फाउंडर, तो आप बोलेंगे हेनरी फेयोल को कहते हैं। किसे आप कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के फाउंडर, तो आप बोलेंगे फ्रेडरिक टेलर को। फ्रेडरिक टेलर का बुक का नाम बताइए, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पीटर ड्रकर के बुक का नाम बताइए, मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिसेस। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको मैंने तो बुक में आप इस तरह आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरह से मैं हर एक वीडियोस में आपको बताता चलूंगा कि इस पार्टिकुलर यूनिट से क्या क्या क्वेश्चन आने की संभावना है, जो कि मैं अपने एमसीक्यूज में भी शामिल करूंगा। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप समझते हैं कि मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों एक बात को समझिए कि मैनेजमेंट कोई कॉमन सेंस नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है। ये क्या है दोस्तों, एक डिसिप्लिन है, एक कल्चर है, एक आर्ट है, एक साइंस है, ठीक है। ये लोगों को रिप्रेजेंट करता है, उनके अचीवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उनके फेलियर को रिप्रेजेंट करता है। और लोग का अचीवमेंट और उनका फेलियर क्या दिखाएगा दोस्तों, दिखाएगा कि वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, उनकी इफेक्टिवनेस क्या है, उनकी मैनेजमेंट क्या है, उनकी मिसमैनेजमेंट क्या है, ठीक है। तो ये पॉइंट है। अब बात करते हैं दोस्तों मैनेजमेंट प्रोसेस की। तो फ्रेंड्स यदि हम मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करें तो प्रोडक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों कंटिन्यूस डिमांड होता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए। क्यों प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं बताइए, ताकि प्रॉफिट बढ़े। प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी जब बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और जो हमारे स्टेक होल्डर हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, उनके नीड को हम मीट कर पाए।
तो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसको आप क्लासिफाई कर सकते हैं सोशल प्रोसेस में। कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? सोशल प्रोसेस में। क्यों आप सोशल प्रोसेस में क्लासिफाई करेंगे? क्योंकि दोस्तों इसके अंदर रिलेशनशिप आता है, इसके अंदर कॉपरेशन आता है। किसके बीच कॉपरेशन? तो लोग और टीम एफर्ट के बीच में कॉपरेशन आता है। दैट्स वाई मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसको आप सोशल प्रोसेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि मैनेजमेंट को हम सोशल प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि लोगों के बीच का रिलेशनशिप है, लोगों के बीच का कॉपरेशन है और उनके टीम एफर्ट का कॉपरेशन है। ठीक है, अब दोस्तों और ये जो प्रोसेस है ये कोई ऐसा नहीं है कि एक बार आपने हो कर लिया तो खत्म, नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अनवरत प्रक्रिया है, चलती रहेगी। ठीक है, और जैसे जैसे बहुत सारा डेवलपमेंट होगा, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, रेगुलेटरी डेवलपमेंट, अलग अलग टाइम पे होता है, राइट, आर टेकिंग प्लेस ऑल द टाइम, हमेशा होते रहता है। तो ये जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, क्या मैनेजमेंट का प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस है? तो आप जवाब देंगे हाँ बिल्कुल कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि ये हमेशा होते रहता है, ऑल द टाइम। अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। लेट मी टेक एन एग्जांपल। आप मान लीजिए किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व किए, आप मैनेजर हैं, आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ठीक है, और क्या हुआ, फिर एक नया प्रॉब्लम फिर आ गया। आपने एक को सॉल्व किया, दूसरा प्रॉब्लम आपके सामने आके खड़ा है। ठीक है, तो मैनेजर को सपोज किया जाता है कि आप मल्टीपल प्रॉब्लम को एक साथ ही डील करें। आप यदि मैनेजर है तो आपके पास स्किल होनी चाहिए कि आप बहुत सारे प्रॉब्लम को एक साथ ही डील कर पाए, राइट। तो और दोस्तों हो सकता है कि जो प्रॉब्लम आपके सामने है सबका रिजोल्यूशन स्टेज अलग हो। ये प्रॉब्लम 1 है, इसका रिजोल्यूशन स्टेज अलग हो। ये प्रॉब्लम 2 है, इसका रिजोल्यूशन स्टेज अलग हो। ऑल्दो all the problems we have different resolution stage, but you should have the skill to handle all this type of problem at the same time, right? So दोस्तों मैनेजमेंट का जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके कारण फाउंडेशन किसका बना है? ब्रेकिंग डाउन ईच एक्टिविटी इनटू वेरियस पार्ट और सब एक्टिविटीज। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने समझ लिया कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपके पास प्रॉब्लम आते रहेगा, एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा, अगला प्रॉब्लम आएगा, तो आपको मल्टीटास्किंग होना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है मैनेजमेंट का, तो इसके कारण इसको कैसे सिंपल किया जाए? इसको यदि आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप क्या करेंगे कि आपके पास जो बड़ा चंक ऑफ टास्क है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कीजिए, उसको वेरियस पार्ट और सब एक्टिविटीज में डिवाइड कीजिए, ताकि दोस्तों हम समझ पाए कि इस एक्टिविटी का क्या सिग्निफिकेंस है, राइट। सो दिस इज हाउ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनेजमेंट कैन बी लेट डाउन। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनेजमेंट को ले डाउन करना है तो आप बड़े एक्टिविटीज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कीजिए। इसीलिए बात आती है डिवीजन ऑफ मैनेजमेंट टास्क। अब आपसे पूछा जाएगा कि आखिर मैनेजमेंट टास्क को क्यों डिवाइड करते हैं? तो इसलिए डिवाइड करते हैं दोस्तों, जब आप छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे ना तो उसको समझना आसान है, उसको करना आसान है, राइट। तो अब दोस्तों मैनेजमेंट टास्क जो मैनेजमेंट टास्क है दोस्तों, जो डिवीजन ऑफ मैनेजमेंट टास्क होता है कौन किसी एलिमेंट में किया जाता है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहला एलिमेंट है प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग और पांचवा कंट्रोलिंग। तो याद रखिएगा कि मैनेजमेंट टास्क को हम लोग डिवाइड करते हैं 5 एलिमेंट्स में: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लीज रिमेंबर, ओके। सो फ्रेंड्स ये जो 5 एलिमेंट्स मैंने आपको बताया ना, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और दोस्तों सभी को आप एनालाइज कर सकते हैं एज ए सब प्रोसेस, एंड ईच एलिमेंट कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप प्लान कर रहे हैं, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप स्टाफिंग कर रहे हैं, आप डायरेक्टिंग कर रहे हैं, आप कंट्रोलिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा। चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो या छोटा हो, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन लीजिए, ये 5 एलिमेंट होना चाहिए। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ मैनेजमेंट। आपको चीजें क्लियर हो रही है? हम क्यों डिवीजन कर रहे हैं दोस्तों? एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स टास्क है, हमने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, उस इंडिविजुअल टास्क को मैंने कंप्लीट किया, तो ऑब्वियसली हमारा बड़ा टास्क कंप्लीट होगा ना। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है, आपने मैनेजमेंट प्रोसेस समझा ना कि प्रोसेस में क्या होता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। इसमें हम लोग एलिमेंट पे डिवाइड करके काम करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि मैनेजमेंट की क्या फंक्शन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है पहले हमने समझा, कौन कौन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट हैं और कौन कौन इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट हैं वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि क्या क्या प्रोसेस है मैनेजमेंट का। अब देखते हैं कि मैनेजमेंट की क्या फंक्शन है। तो दोस्तों ये जो आपके सामने चार्ट बना हुआ है, इससे मैनेजमेंट के फंक्शन को दर्शाया गया है। तो दोस्तों फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बहुत सारा है और सभी के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। और दोस्तों मैनेजर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिफर करता है बेस्ड ऑन हायरार्की लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या मेन फंक्शन है, व्हाट आर द मेन फंक्शन।
सो मेन फंक्शन बताइए, देखिए क्या है मैनेजमेंट का मेन फंक्शन है प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग बोले, लीडरशिप बोले, मोटिवेशन बोले, और या आप कम्युनिकेशन बोले या सुपरविजन बोले, और लास्ट है कंट्रोलिंग। सो दीज आर द 5 मेन फंक्शन ऑफ व्हाट मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का 5 फंक्शन मैंने आपको बताया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। प्लीज रिमेंबर दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। चलिए अब हम लोग एक एक करके सभी फंक्शन को डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं प्लानिंग का। दोस्तों अब यहाँ से सवाल पूछा जाएगा, प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं दोस्तों? प्लानिंग के अंदर आप फ्यूचर पे कॉल लेते हैं और उसके बारे में डिसाइड करते हैं, राइट। आप डिसाइड करते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है उसके हिसाब से, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, पहले गोल सेट करेंगे। आप क्या बनाएंगे, गोल बनाएंगे दोस्तों। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है ये देखेंगे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद दोस्तों आप एक्शन लेंगे कि एक्शन क्या क्या होना चाहिए, फ्यूचर एक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है, वो लेंगे। और जब आप फ्यूचर एक्शन लेंगे तो क्यों फ्यूचर एक्शन लेंगे, ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो हम लोग अचीव कर सकें। तो ये प्रोसेस है। तो दोस्तों प्लानिंग के अंदर आप सबसे पहले गोल बनाते हैं। आप देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उससे उसके अकॉर्डिंगली गोल होना चाहिए, फिर आप एक्शन लेते हैं ताकि उस गोल को आप अचीव कर सके, उस ऑब्जेक्टिव को आप अचीव कर सके। तो जब आप प्लान करते हैं तो आप एडवांस में डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और कौन करेगा। देखिए 5 सवाल है, क्या, कौन, कब, कैसे, कहाँ, समझ रहे हैं। तो इन सभी चीज का जवाब आप देते हैं। हु इज हु, देखिए क्या क्या देते हैं कि व्हाट यू डिसाइड व्हाट नीड टू बी डन, व्हेन, वेयर इट नीड टू बी डन, हाउ इट शैल बी डन, हु इट बी डूइंग, ये सभी चीज में आता है। जो 5W होता है ना दोस्तों, ये इंक्लूडेड है हमारे प्लानिंग में, राइट। तो प्लानिंग मैनेजर को हेल्प करता है कि वो चेंज को मैनेज कर सके। प्लानिंग मैनेजर को हेल्प करता है कि वो जो प्रोग्रेस हो रहा है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें जो प्रोग्रेस हो रहा है उसको रिव्यू करे, उसे मॉनिटर करे, और जहां उसे लग रहा है कि करेक्टिव मेजर लेना चाहिए वो मेजर ले। यदि मान लीजिए प्रोग्रेस अनसेटिस्फैक्ट्री है तो आप मॉनिटर कैसे करेंगे? तो आपके पास प्लानिंग होना चाहिए ना, तभी तो आप समझ पाएंगे कि हम जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहा है, और यदि नहीं अचीव कर रहा है तो हम करेक्टिव एक्शन लें। तो ये प्लानिंग का एडवांटेज है। तो आपको मैंने समझा दिया ना, प्लानिंग के अंदर 5W आते हैं, ठीक है, वाट, वेयर, हाउ, व्हेन और ये हु, ठीक है। तो ये सभी 5W आते हैं। अब दोस्तों क्या है, कैसे प्लानिंग हेल्प करता है मैनेजर को, ये मैंने आपको समझा दिया। तो पहला चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि मैनेजमेंट का पहला प्रोसेस है प्लान करना, दूसरा प्रोसेस है ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों कि ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या करते हैं कि इट डील्स विद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरिंग एंड अरेंजिंग द रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स होता है दैट इज द पीपल एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन कौन सा रिसोर्स होता है ऑर्गेनाइजेशन का? जो लोग होते हैं, जो मटेरियल होता है, जो कैपिटल होता है, जो टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है। तो ये सभी हमारे रिसोर्स है। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब डील करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर करना और जो रिसोर्सेज है उसको अरेंज करना। तो ये सभी जो रिसोर्स है ना, मटेरियल, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, तो ये सभी को क्या करना है, हमें इन सभी को अरेंज करना है। तो ऑर्गेनाइजिंग में ये होता है कि आप डिसीजन लेते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क के अकॉर्डिंगली कौन क्या काम करेगा, ये होता है डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद आप ये डिसीजन लेते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को एलोकेट करते हैं कि हाँ इसकी जिम्मेवारी ये है, इसकी जिम्मेवारी ये है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एलोकेट करना, अथॉरिटी देना, टास्क कोऑर्डिनेशन करना, ये सभी ऑर्गेनाइजिंग में आता है। तो दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन है और सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस के ग्रोथ के लिए। तो एक इफेक्टिव और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना ये बहुत ही सिग्निफिकेंस है, ठीक है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो ऑर्गेनाइजिंग में 3 मेन एरिया है दोस्तों, मैं समझाता हूँ। पहला है टास्क मैनेजमेंट। टास्क मैनेजमेंट में क्या आता है कि क्या करना है हमें, व्हाट इज टू बी डन। दूसरी बात है कि हु विल डू इट, कौन करेगा, मतलब सबको आपको काम बांटना है, राइट। उसके बाद कि ग्रुपिंग ऑफ टास्क कैसे होगा, मान लीजिए कुछ टास्क ऐसा है कि इसमें ग्रुप बनेगा, वो कैसे होगा। दूसरा आता है रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। तो हु शैल बी रिपोर्टिंग टू हूम, मान लीजिए कि एक जैसे एक सबॉर्डिनेट है, वो अपने सीनियर को रिपोर्ट करेगा, तो वो डिसाइड करना कि कौन सबॉर्डिनेट है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, हु शुड बी रिपोर्टिंग टू हूम, ये रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाना होता है हमें ऑर्गेनाइजेशन में। और फाइनली डिसीजन मेकिंग का कि हु शैल मेक डिसीजन, हु शैल मेक डिसीजन, डिसीजन कौन लेगा, ठीक है, डिसीजन कौन लेगा और किस लेवल पे डिसीजन होगा, एट व्हाट लेवल, ठीक है, डिसीजन शैल बी मेड। तो ये सभी चीजें आती हैं दोस्तों। मैं फिर से बता दूं, टास्क मैनेजमेंट में क्या आता है, व्हाट, हु, ग्रुप, यानी कि क्या करना है, कैसे, कौन करेगा और कैसे ग्रुपिंग होगा। रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है दोस्तों, कौन किसके रिपोर्ट करेगा। और डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि डिसीजन कौन लेगा और किस लेवल पे लेगा। तो ये 3 चीज को आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से बता दूं, पहला मैंने आपको बताया प्लानिंग, दूसरा मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद दोस्तों तीसरा आता है हमारा स्टाफिंग।
स्टाफिंग में क्या होता है दोस्तों, एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही जरूरी है कि इसके पास सुटेबल ह्यूमन कैपिटल हो ताकि अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ठीक है, तो ये ह्यूमन कैपिटल कहाँ से आएगा, तो ह्यूमन कैपिटल आपको देगा स्टाफिंग। तो स्टाफिंग का मेन पॉइंट है ह्यूमन कैपिटल। आप देखिए ह्यूमन को भी कैपिटल माना जा रहा है, राइट। तो स्टाफिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, मोटिवेशन ऑफ द वेरियस कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय। यानी जो आपके एम्प्लॉय हैं उनको आपने रिक्रूट किया, उनको आपने सेलेक्ट किया, उनको आपने ट्रेन किया, उनको आपने डेवलप किया, मोटिवेट किया, राइट। और फिर क्या किया, उनके कॉम्पेंसेशन को आपने फिक्स किया और उसको टाइम टाइम रिव्यू भी किया। यही होता है हमारा स्टाफिंग। तो सबसे पहले आपने प्लान किया कि करना क्या है, फिर आपने ऑर्गेनाइज किया कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसको क्या काम दिया गया है, काम का एलोकेशन किया, फिर आपने स्टाफिंग किया। अरे ठीक है, इतना तो कर लिया, फिर आदमी कहाँ से आएगा, तो रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा ना, तो वही होता है हमारा स्टाफिंग। ह्यूमन कैपिटल कहाँ से आएगा, तो ये होता है हमारा स्टाफिंग। अब दोस्तों स्टाफिंग की बात आती है दोस्तों, स्टाफिंग के अंदर पता है प्रमोशन भी आता है, जॉब रोटेशन भी आता है, जॉब इनरिचमेंट भी आता है, ट्रांसफर भी आता है। तो मान लीजिए आपसे एक सवाल पूछ लिया गया एग्जाम में कि बताओ जॉब रोटेशन किस प्रोसेस के अंदर आता है। ऑप्शन ए प्लानिंग, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्शन सी स्टाफिंग, ऑप्शन डी डायरेक्टिंग। क्या जवाब होगा आपका, आपका जवाब होगा स्टाफिंग के अंदर आता है। तो देखिए आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या क्या सवाल बन सकते हैं, मैं उसको भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो यदि आप इस तरह के वीडियोस चाहते हैं फॉर ईच एंड एवरी यूनिट, you can opt for our paid plan and I will provide you such type of discussion for all the units along with MCQs। अब जरा बात करते हैं हम लोग डायरेक्टिंग की। दोस्तों डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है कि हम गाइड करते हैं, हम सुपरवाइज करते हैं, क्या कि हमारे सबऑर्डिनेट जो है, हमारे अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं वो क्या काम कर रहे हैं, राइट। हम उसे गाइड करते हैं, हम उसे सुपरवाइज करते हैं, यही होता है हमारा डायरेक्टिंग। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि खाली आपने रिक्रूट कर लिया और लोगों को काम पे लगा दिया। ये जरूरी इस बात की भी है कि आप ये देखें कि क्या हमारे जो कर्मचारी हैं वो एक पार्टिकुलर हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसके प्रति उसके अचीवमेंट के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो डायरेक्टिंग का जो टास्क है उसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। पहला है लीडरशिप। तो लीडरशिप का मतलब कि एक टीम को लीड करना, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब आप टीम को लीड करते हैं ना, इसमें एक पर्सन या एक ग्रुप का एक्शन वो अपने प्री डिफाइंड और डिजायर ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए, तो मैनेजर को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है कि जो काम दिया गया है उसको करवाना, ठीक है। तो लीडरशिप का क्वालिटी जो कि ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर डिस्प्ले करते हैं वो बहुत ही फाउंडेशन है उसके सक्सेस के लिए। लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए किसके पास, मैनेजर के पास, ठीक है, सो दैट ही कैन गेट द वर्क डन फ्रॉम इट्स सबऑर्डिनेट। दूसरा आता है मोटिवेशन। अब देखिए मैनेजर का फंक्शन ये भी है कि आप इंस्पायर करें, आप इनकरेज करें और अर्ज करें कि आप एक्शन लें, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग मोटिवेशन करते हैं। तो इंस्पायर करना, इनकरेज करना, अर्ज करना किसे, अपने सबऑर्डिनेट को, ताकि वो एक्शन ले जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो, इसे कहते हैं हम लोग मोटिवेशन। तो हेल्दी कोजिनियल प्रेजेंट सराउंडिंग होगा तो वो जो है इफेक्टिव मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात आता है कम्युनिकेशन का। तो दोस्तों कम्युनिकेशन एक बहुत ही बैकबोन कहा जाता है, कैसे मैनेजर परफॉर्म करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंस्ट्रक्शन है वो स्पीडली फ्लो करे और क्लियरली फ्लो करे टॉप टू बॉटम। और सजेशन भी आपको ऐसा नहीं कि आप खाली अपना जानकारी अपने सबऑर्डिनेट को दे रहे हैं, नहीं, आपको अपने सबऑर्डिनेट से ये भी लेना है, सजेशन भी लेना है लोअर लेवल। तो बिना किसी रुकावट के ऊपर से नीचे मैसेज का फ्लो और नीचे से ऊपर मैसेज का फ्लो होना चाहिए। तो 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन 2 तरह का होता है, एक 1 वे और एक 2 वे। आर्मी वगैरह सेक्टर में 1 वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन जरूरी किस बात की है कि हमारा 2 वे कम्युनिकेशन हो। और यही सबसे बेसिस होता है हमारे थॉट और फैक्ट के ट्रांसफर का, जिसे हम लोग कहते हैं 2 वे कम्युनिकेशन, ओके। तो दोस्तों इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिर लास्ट में आता है दोस्तों सुपरविजन। तो पहले मैंने बताया लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और फिर सुपरविजन। सुपरविजन में क्या होता है दोस्तों कि आप मॉनिटर करते हैं, आप टास्क को कंटिन्यूसली सुपरवाइज करते हैं जो आपने सबऑर्डिनेट को दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सबऑर्डिनेट को बताना कि क्या उन्हें करना है। ये हमेशा सफिशिएंट नहीं होगा, आपको यदि काम करवाना है तो ये इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आपको सुपरविजन भी करना पड़ेगा, आपको एक्टिविटीज़ देखना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा, ताकि ये इंश्योर कर सके कि हमारा जो गुड मैन्युफैक्चर हो रहा है उसका क्वालिटी प्रॉपर रहे, हमारा जो सर्विसेज है वो जो डिलीवर कर रहे हैं उसका क्वालिटी प्रॉपर रहे, हमारा जो टारगेट है जो टॉप मैनेजमेंट ने सेट किया है वो अचीव हो, ठीक है। तो सुपरविजन का मतलब यही होता है कि आप अपने सबऑर्डिनेट को काम करवा रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंगली एज पर लेड नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, समझ रहे हैं। तो ये 4 चीजें हमारे किसके अंदर, डायरेक्टिंग के अंदर। क्या क्या बताया मैंने आपको, मैंने बताया लीडरशिप, मैंने बताया मोटिवेशन, तीसरा बताया कम्युनिकेशन और चौथा बताया सुपरविजन। तो दोस्तों अभी तक हमने प्लानिंग पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा,
फिर हमने स्टाफिंग पढ़ा और डायरेक्टिंग पढ़ा। अब पांचवा जो आता है वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है दोस्तों, आपके पास प्रॉपर कंट्रोल की जरूरत है ताकि आप इंश्योर कर सके जो मैनेजमेंट के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके, राइट। तो इफेक्टिव कंट्रोलिंग जो है वो पहले प्लानिंग प्रॉपर होगा तभी आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट जो है राइट ट्रैक पे रहे और प्लान के अकॉर्डिंग रहे ताकि टारगेट को अचीव कर सके। तो कंट्रोल फंक्शन डील्स विद मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल। जो लोग का परफॉर्मेंस है उसे मेजर करना और उसको कंपेयर करना प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड। मतलब जब आप प्लान कर रहे होंगे तो आप डिसाइड किए होंगे ना कि इस पार्टिकुलर पीपल से क्या रिक्वायरमेंट है, क्या काम करेगा, स्टैंडर्ड्स क्या है, क्या उसके अकॉर्डिंगली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या लोग परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये काम आता है हमारा कंट्रोलिंग में, राइट। तो इसके अंदर आप एनालिसिस करते हैं, आप रेमेडियल मेजर भी लेते हैं। मान लीजिए कि जो वो काम नहीं हो रहा है तो आप फिर रेमेडी लेंगे, आप उसे आप कुछ ऐसे मेजर्स लेंगे जिससे वैसा काम हो, राइट। तो आप करेक्टिव मेजर्स लेंगे, प्लान को चेंज करेंगे जहाँ भी लगेगा आपको ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसके अंदर 4 स्टेप हैं। क्या क्या है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को स्टैब्लिश करना, ठीक है। पहले तो आप स्टैंडर्ड बनाएंगे ना दोस्तों, आप स्टैंडर्ड बनाएंगे कि ये मेरा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है, आप तुमको इसके अकॉर्डिंगली काम करना है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो सबऑर्डिनेट आपके काम कर रहे हैं उसके परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे कि आखिर वो परफॉर्म कैसे कर रहा है, ठीक है। फिर क्या करेंगे बताइए, आप लॉजिकली क्या करेंगे, फिर आप कंपेयर करेंगे दोस्तों, अरे हमने तो ये स्टैंडर्ड सेट किया था और तुम तो इस तरह काम कर रहे हो, तो ये कंपैरिजन होगा ना। और जब आपको कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो इसका काम जो है सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो आप फिर करेक्टिव एक्शन लेंगे, ठीक है, ताकि डिजायर ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो कंट्रोलिंग के अंदर ये 4 चीज़ें आती हैं, राइट। ओके, चलिए, तो आपको क्लियर हो गया दोस्तों कि मैनेजमेंट में जो अपना फंक्शन होता है, 5 फंक्शन मैंने एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझाया। अब जरा बात करते हैं हम लोग कि इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो जितने भी बिजनेसेस हैं उसको प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, और ये मैनेजमेंट काम करता है। जैसे मान लीजिए, आपको मैं एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। क्या है दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। तो जितने भी प्लानिंग होंगे, ऑर्गेनाइजिंग होंगे, स्टाफिंग होंगे, कोऑर्डिनेशन होंगे, कंट्रोल होंगे, वो सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग पे ही तो रिवॉल्व करेगा। जो फंड होंगे उसको रेज किया जाएगा इस ऑब्जेक्टिव से कि हम क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करें। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इट इज इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट टूल। An efficient management work as an effective change management tool and help the transition of an organization from good to great। तो यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन गुड है, उसको ग्रेट बनाना है, तो आपको एफिशिएंट मैनेजमेंट वर्क होना चाहिए। दूसरा देखिए, आप इस ग्रुप, ऑब्वियस सी बात है, ग्रुप के गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ डिसीजन हेल्प इम्प्रूव करता है दोस्तों। उसके बाद आप अचीवमेंट आसानी से कर सकते हैं ग्रुप के गोल को। उसके बाद आप रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपका मैनेजमेंट प्रॉपर रहेगा तो आप बिजनेस के फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे आप अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी, मोरल और ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव कर सकते हैं, हायर कोऑर्डिनेशन अचीव कर सकते हैं, एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट का, मोटिवेशन लेवल बढ़ा सकते हैं, इफेक्टिव सुपरविजन कर सकते हैं, आप अलग अलग रिसोर्सेज को डेवलप कर सकते हैं। जैसे आप ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं, मशीन्स को, मटेरियल को, कैपिटल को, ठीक है, ये सभी डेवलप कर सकते हैं। ये सभी मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। उसके बाद दोस्तों, ये बेटर ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करता है। स्ट्रक्चरिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैसे, बाय प्रॉपरली डिफाइनिंग द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय एट वेरियस लेवल। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं अलग अलग लेवल पे, उनके अथॉरिटी को डिफाइन करके, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करके आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। आप एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर डायरेक्शन दे सकते हैं, किसके द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा। आप एक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बेटर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ये सभी हमारे वेरियस फंक्शन, ये एडवांटेजेस हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है। आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, एम्प्लॉय के ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। आज मैंने क्या क्या डिस्कशन किया, एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो मैंने आपको 3 कंपोनेंट बताया मैनेजमेंट का: ऑर्गेनाइजिंग स्किल, इंटरप्रेन्योरशिप के रूप में स्किल को ऑर्गेनाइज करना और अपने टीम मेंबर से बेस्ट लेना। मैंने आपको बताया कि हेनरी फेयोल को कहा जाता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट मेथड। उन्होंने 6 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज में मैनेजमेंट को भी इंक्लूड किया। उसके बाद दोस्तों, मैंने आपको बताया फ्रेडरिक टेलर को कहा जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट के एडवोकेट, और दोस्तों उनका बुक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसके बाद दोस्तों, मैंने आपको बताया पीटर ड्रकर को कहा जाता है मैनेजमेंट गुरु। इनका बुक का नाम है मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिसेस। उसके बाद दोस्तों, आपको मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में बताया कि ये सोशल प्रोसेस है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है उसको आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसे कहते हैं हम लोग डिवीजन ऑफ मैनेजमेंट टास्क। इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग।
ठीक है। फिर मैंने आपको फंक्शन का मैनेजमेंट बताया, वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग में दोस्तों आप डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर का एक्शन क्या होगा, गोल क्या है, ठीक है, ये सभी चीज़ के बारे में डिसाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में दोस्तों आप ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चरिंग के बारे में डिसाइड करते हैं। उसके बाद इसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग के अंदर टास्क मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, डिसीजन मेकिंग, ये सभी आता है, ठीक है। उसके बाद स्टाफिंग के बारे में मैंने आपको बताया, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, मोटिवेशन, ये सब स्टाफिंग के अंदर आता है। डायरेक्टिंग के अंदर 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन बताए, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन आपका 2 वे होना चाहिए, और सुपरविजन आता है। कंट्रोलिंग के अंदर भी 4 स्टेप बताया आपको कि आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को एस्टैब्लिश कीजिए, उससे एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कीजिए, कंपेयर कीजिए, करेक्टिव एक्शन लीजिए। फिर मैंने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया। तो ये सभी चीज़ें आज हमने डिस्कशन की। अगले लेक्चर में हम लोग इसके बाद के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि पेड मेमो के अवेलेबल होगा। तो दिए आपको एक सैम्पल डेमो था, किस प्रकार का लेक्चर आपको मिलेगा, किस प्रकार का पीडीएफ आपको मिलेगा। यदि आप विशेष जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप इच्छुक हैं, तो आप प्लीज़ मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। इस नंबर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया हूँ। धन्यवाद।